मैं अंजलि हूँ और बड़ी जिंदा दिल हंसमुख और मोहफट हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज्यादा रोका टोका नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया। पहले पहल मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने, लड़कियां तो कम थी, लड़के ज्यादा थे। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुँचते ही नहीं थे। उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला यह भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोले तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वो देखने आने वाला है, रविवार को देखने आने वाले, और माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया है कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। अमित और उसके घरवाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा कि होता है, चाय नाश्ता होने के बाद अमित और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी थी, इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू किया। मैंने सब पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं? बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर अमित को मेरी यह बात ही पसंद आई। घरवालों ने शादी करा दी। अमित बड़ी सिटी में रहते हैं, वही अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद मैं भी वही चली गई। अमित सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे तो 6 बजे वापस आते थे ऑफिस के। उनके सारे फ्रेंड एक दिन हमारे यहाँ खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए। अमित के बारे में पूछा। अमित मुझसे बोल रहे थे कि यह मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अमित का एक दोस्त था, रवि। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री ही रहती हूँ, कभी भी आओ। अमित सुबह जब ऑफिस गए तब रवि अगले दिन सच में खाना बनाना सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। रवि अपनी कैप भूल गया था। जब अमित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्होंने कैप देख ली थी। मैंने बोला रवि कल खाना बनाना सिखाने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा, वो बोले अच्छा, इतना रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो रवि घर पर ही था। अमित उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। जब वो गया तब वो बाथरूम से फ्रेश होकर आए और जैसी कि मेरी आदत थी, मैं पूरे दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पे जोर से चिल्लाए, बोले चुप भी रहा करो, कितनी बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मजे नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो इतना शांत रहने वाले अमित मुझ पर भड़क गए। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाई और बोला तुझे रवि को घर बुलाने की क्या जरूरत थी। मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली कि बेटा वो अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वो तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों खराब हुआ था। अगले दिन फिर रवि आता है कुकिंग सीखने के लिए। अब रवि को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था,
तो 2 से 3 महीनों के लिए वो बाहर जाने वाला था। अमित ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक रखा था। अमित का मुंह उतरा हुआ था उसे देखकर और ज्यादा खराब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रवि को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज अपनी इस बहन को भूल ना जाना। रवि बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाना खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। अमित का चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रवि चला गया। मैं अमित से बात अभी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे, मेरे पास में आना चाहते थे मुझे मनाने। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की, तब मैंने बोला कि आप कल क्यों गुस्सा हुए थे, इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज्यादा काम था। मैंने कहा, नहीं मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैं बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का होता है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कोई कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर करने की। बात करिए, बात ही बिगड़ी हुई बात बना सकती है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एक लौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी मैं बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों पहले एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज्यादा सवाल पूछता था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, इतना तो मेरे पापा मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो, मेरे पिता मेरी शादी तुमसे करवाएंगे और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता जो मुझे इतना प्यार करते थे वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई, पापा को कहा कि पापा यह सब क्या है, यह कोई नाटक है। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर है, इतने पैसे होने के बाद भी। इसकी क्या औकात है, हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, मैं इस शादी को नहीं मानती। कैसी शादी, यह मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ चलूं, यह मेरा घर है।
वो बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी थी मेरे घर में, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। पर क्यों? मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी, मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा, कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वही रोती रही। शाम हो गई थी, मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई, रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी, उसे मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी, वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने से पहले मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वही लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं किसी तरह से वहां अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहां रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता मैं खाती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर में थी। सामने मेरे पापा थे, उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। और तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, अरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का लड़का। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी, उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता है।
यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए, और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई, मैं एक नई ही इंसान बन गई। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सिख मुझे एक नया इंसान बना गई। राहुल जब से मेरी ज़िंदगी से गया है, तब से मुझे लड़कों की शक्ल से भी नफ़रत हो गई है। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना बताए एक दिन ऐसे ही भाग गया, तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैं तो जैसे बिना दिल वाली इंसान बन गई हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़के से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़के से मिल लो, मैंने मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई, तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को क्या ही पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है, मैंने उससे मिलने के लिए हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं उससे अकेले ही मिलने जाऊं, मैं जैसे मुर्दा हूं, मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो हाथ में आया मैंने पहन लिया और पहुंच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहां बैठा इंतजार कर रहा था, मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई, उसकी आंखों में चमक थी। लेकिन मैं इस चमक को जानती हूँ, यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़कर गया, लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सीखा कर गया है। मेरा मुंह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर वो बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई, हम फिर कभी और भी डिनर कर सकते थे। बात तो वो अच्छी कहा रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों की कितनी जल्दी बदल जाती है, इसका अंदाजा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसने खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उसने बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और यह वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी, उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी, मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी, अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा और ना ही पापा मम्मी ने बताया। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है। वो जैसे घबरा गया, मुझसे बोलता है कि मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से, पर मुझे अब उसके मुंह से कहीं हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहां से चली जा रही थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकलने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया हो, और फिर उस राहुल की भड़ास इस राहुल पर निकली। और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो, जो मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिन बताए भाग जाते हो, और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सुबह मैं जगी, लेकिन सच बताऊं तो रात को जो भी मैंने किया, उसको मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी राहुल को मारा है। थोड़ी देर बाद ही बाहर हॉल से मुझे आवाजें आने लगी, मम्मी मेरा दरवाजा बजा रही है। मैंने दरवाजा खोला, मम्मी बोलती है कि राहुल आया है, अपने मम्मी पापा के साथ जल्दी तैयार होकर नीचे आ जा। मुझे पता चल गया था कि वो जरूर कल रात की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई।
राहुल बैठा था, उसने मुझे देखा, मम्मी किचन में थी, मैं गई, उनके चेहरे पर स्माइल थी, मुझे बोलती है कि राहुल और उसके घरवालों ने हाँ कहा दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि जिस लड़के को मैंने कल थप्पड़ मारा, जाने अनजाने, जिसे मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी को कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था ना करने को, पर इस बात को जानने के लिए मैंने मम्मी को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। वो फिर मेरे कमरे में आया और पहली बार मुझे लगा मैंने उसे देखा। दिखने में बुरा नहीं है, बोला जाए तो हैंडसम था। तब मुझे यह भी पता चला कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। मेरे बिना सवाल किए ही उसने बोला शुरू कर दिया। वो बोला कि मुझे पता है कि आपके साथ पहले शायद धोखा हुआ और किस हद तक आप सच्ची है यह भी मुझे कल रात पता चल गया, इसलिए मुझे आपसे कल रात ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मौका दे आपको गलत साबित करने का कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं ना नहीं कर सकी। एक वो राहुल था जो मेरा प्यार पर से विश्वास उठा गया था और एक यह राहुल है जो फिर से मुझे बिलीव करा रहा था कि प्यार सच्चा होता है और अगर निभाने वाला इंसान मिल जाए तो सच्चे प्यार से जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।